MC स्क्वायर n c x p पावर x q पावर n माइनस x। चलो जी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बायनोमियल में पहली प्रॉपर्टी है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय पैरामीट्रिक होता है। क्या होता है? बाय पैरामीट्रिक। बताओ जी क्या होते हैं दो पैरामीटर्स, n और p। दूसरी मीन क्या होता है? मीन होता है n इंटू पी। तीसरी वेरिएंस क्या होता है? n इंटू पी इंटू क्यू। चौथी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू। वेरी गुड। फिर क्या था? एन पी क्यू यानी वेरिएंस हमेशा कम होगा मीन से। फिर वेरिएंस हाईएस्ट कब होता है? हाईएस्ट वेरिएंस हमें कब मिलता है? जब पी और क्यू बराबर होते हैं, ठीक है ना, यानी पी इक्वल्स टू क्यू होता है। और अगर पी प्लस क्यू 1 होता है और पी और क्यू बराबर है तो कितना कितना होंगे? 1/2 1/2 0.5 तो हाईएस्ट वेरिएंस हो जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू यानी कि n/4। और आखिरी प्रॉपर्टी मोड कैसे निकालते हैं? पहले हम n+1 इंटू पी निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि n+1 इंटू पी क्या है, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। अगर तो n+1 इंटू पी इंटीजर है तो हमारे कितने मोड्स आते हैं? एक या दो? दो। एक होता है n+1 इंटू पी और एक होता है n+1 इंटू पी माइनस 1। और अगर आपका n+1 इंटू पी नॉन इंटीजर है तो एक मोड आता है, और वो एक मोड क्या होता है? इंटीजर पार्ट। यानी कि अगर 5.6 आंसर आया तो डेसिमल से पहले 5, इंटीजर पार्ट 5 है, वो आपका मोड हो जाएगा। गुड। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बताओ प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसके अंदर अगर हम बात करें e क्या होता है? मीन। और मीन कैसे निकालते हैं? सॉरी e नहीं, m क्या होता है? मीन। और मीन कैसे निकालते हैं? n इंटू पी। ई तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू होती है 2.7828। अच्छा, इसके अलावा अब कितने कितने उसमें होता है, कितने पैरामीटर्स होते हैं? 1 पैरामीटर। क्या होता है वो? m। मीन क्या होता है? आप बोलोगे m। वेरिएंस क्या होता है? m। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ m। ठीक है ना, वेरिएंस होता है m और वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट ऑफ m। और मोड क्या होता है? m। अगेन अगर m इंटीजर है तो दो मोड होंगे और नॉन इंटीजर है तो एक मोड होगा। अगर इंटीजर है तो दो मोड्स होंगे, एक होगा m और एक होगा m-1। और अगर नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड होगा और वो क्या होगा? इंटीजर पार्ट। हो गई रिवीजन छोटी सी? कोई डाउट नहीं है? आइए। अच्छा जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, इस फॉर्मूला का एक नाम भी था, वो नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी MASS मास फंक्शन। और एक और चीज हमने देखा कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल और पॉइसन किस पार्ट में आते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। एकदम पहले पेज पे ये देखो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी आता है और ये भी आता है। ठीक है जी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फर्क क्या होता है। ठीक है जी, अब आप हेडिंग डालेंगे सभी लोग। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर, बातें समझा रही हैं, कोई इशू? आज हमारी क्लास नए रूम में हो रही है क्या? अरे फॉर्मूला बेटा बुक में लिखे हैं वैसे तो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे ये रहा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और ये रही वो सारी सातों प्रॉपर्टी। ठीक है ना, फिर ये रहा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और ये रही ये पांचों प्रॉपर्टीज जो भी मैंने लिखवाई, बुक में है सब। ये तो रिवीजन था। आइए अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कोई एक लाइट बंद कर देनी चाहिए लोग को, बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है ना। कौन सी? ये वाली कैसे करनी है? कोई वो दिख रहा है? एक वो बोल देना ये वाली बंद। ये ऐसा ना हो कि सारी इकट्ठी बंद हो जाए सारी। एक बार आप जाके देखो, आइए आप चले जाओ। हाँ वो भी ट्राई कर रहे हैं ये वाले। हाँ ठीक है। अरे प्रोजेक्टर ये सब एक साथ कनेक्टेड है क्या? अरे अभी ऑन हो गया पहले ऑफ हुआ था बटन उसका रिमोट होगा ना हो गया ठंडा हो रहा है वो। भाई कल ईद थी, तुमने वो नहीं खिलाई सबको सेवई? अरे आज लेके आनी चाहिए थी, कल तो छुट्टी थी। कल नहीं परसों थी, सॉरी। चलो चल गया प्रोजेक्ट। आइए बच्चों। हाँ जी बिल्कुल चल गया। आपको भी ठीक दिखेगा ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट इसके और इसके बीच में आती है उतनी विजिबिलिटी कम होती है। अभी और ब्राइट होगा। चलो अब सुनो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो वो बहुत भयानक है, बहुत डरावना है। बट अच्छी बात यह है कि वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। बहुत भयानक है, बहुत डरावना है, और अच्छी बात यह है कि वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये है वो फॉर्मूला। एग्ज़ाम में नहीं आते। फॉर्मूला है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -1/2 ब्रैकेट ओपन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। बट नॉट फॉर एग्जाम। ये आज तक नहीं आया, ना इसका कोई क्वेश्चन किसी बुक में अवेलेबल है, ना ही इसका कोई क्वेश्चन किसी बुक में अवेलेबल है। तो अब इशू ये आता है कि अगर ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है तो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने को आएगा ही नहीं, ठीक है ना। आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के, एक नहीं है 3 है। जैसे बाइनोमियल में तो एक ही था, पॉइसन में भी एक ही था, एक ही फॉर्मूला था, बट यहाँ पे 3 तरीके हैं। जो दूसरा तरीका है उसमें हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने? और जो तीसरा तरीका है उसके अंदर हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। अभी के लिए डायग्राम लिख देता हूँ, उसमें हम डायग्राम का यूज़ करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी पर हमें फोकस करना है। ये तो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बाकी ये दोनों एग्ज़ाम के लिए हैं। अच्छा, इस बार ये जो अभी अटेम्प्ट निकला है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन वाला तरीका आया था प्रोबेबिलिटी निकालने का, और बहुत टाइम बाद आया था। वैसे कम आता है, बहुत ही रेयर आता है, इस बार आया था। तो अब दोबारा आएगा, इसके चांसेस थोड़े कम हैं, कम ही आता है। पर डायग्राम वाला ऑलमोस्ट हर साल आता है, हर अटेम्प्ट में आता है। आइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन
अगर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसकी कुछ बेसिक एप्लीकेबिलिटी है, वो हमें पढ़नी है। क्या लिखा है यहाँ से? क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक नंबर का क्वेश्चन इन पॉइंट में से पूछा जा सकता है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इसी में हमको आधा घंटा लगने वाला है करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। पहली बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट बनाया, ढूंढा, ठीक है ना, इसको खोजा, उनका नाम गॉसियन था, ठीक है ना। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट और दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाने वाला कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ही एक, तो इसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं। कुछ और होता तो एक्सेप्टेंस की बात करते कि किसको किया जाए। तो मैं आपको अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है और उसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड, इसलिए हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट वाला डाल रखा है और हमें यही पढ़ना है, बाकी पर हमें फोकस नहीं करना। आगे, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ बेल शेप कर्व। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है वो एक बेल शेप कर्व होता है। अब आप बोलोगे सर बेल शेप कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार बताओ। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास कुछ डेटा है, लेट से मैंने 50 नंबर का टेस्ट लिया आप लोगों का, तो आप बच्चों ने टेस्ट दिया और आपके जो स्कोर्स है वो कुछ इस तरीके से है। 0 से 10 के बीच में नंबर 10 बच्चों के है, 10 से 20 के बीच में नंबर 15 बच्चों के है, 20 से 30 के बीच में नंबर 25 बच्चों के है। और अब मुझे एक चीज़ पर ध्यान देना है कि जिस तरीके से जिस ऑर्डर में मैंने इन नंबर्स को इंक्रीज किया है, फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स को, उसी ऑर्डर में डिक्रीज करना है सेम। तो 10, 15, 25, तो 25 के बाद अब क्या आएगा? 15 और फिर 10। क्लियर होगी बात? अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ये लिखो या फिर आपके दिमाग में कोई भी नंबर्स आए वो यहाँ पे लिखो, बट एक चीज का ध्यान देना, जिस ऑर्डर में इंक्रीज करो उसी ऑर्डर में डिक्रीज करना। कोई भी नंबर ले लो, बताओ क्या लिखूं? देखो कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा तो नंबर तो सोच समझ के लेना, फिर बाद में बोलो सर तो बहुत मुश्किल कर दिया। 100, ठीक है, ये 200 और ये 300, ठीक है। फिर ये वापस से 200 लिखो और ये वापस से 100 लिखो। अब अगर आप इस डेटा का, ध्यान सुनना, मीन निकालते हो या फिर मीडियन निकालते हो या फिर मोड निकालते हो, तीनों का आंसर सेम आएगा और वो ये भी बता देता हूँ 25 आएगा। आप निकाल के देख लो चाहे तो। एक काम करो, पहली दो रो किसी भी एक डेटा का, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, 15, 25, 15, 10 वाली ले ले, या 100, 200, 300, 200, 100 वाली ले ले। पहली दो रो के बच्चे मीन निकालें, फिर दो रो के बच्चे जो हैं वो मीडियन निकालें, और फिर इधर के बच्चे और लास्ट रो के बच्चे मोड निकालें, और बताओ सबका आंसर क्या आ रहा है? इतनी जल्दी थोड़ी ना निकलता है, निकालो सब। और ऑनलाइन वाले बच्चों, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी एक या दो चीज़ निकाल लो जो आपका मन करे, मीन, मीडियन या मोड। मीन, मीडियन या मोड, कोई भी एक या दो चीज़ निकाल लो, और आपकी मर्जी है, या तो आप 10, 15, 25, 15, 10 वाला डेटा ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज जो है, या फिर 100, 200, 300, 200 या 100 ले लो, कुछ भी ले लो। और अगर आपको कुछ और लेना है तो वो भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, 50, 100, 150, 150, कुछ भी ले लो। बट बस ये याद रखना कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी है, जिस ऑर्डर में बढ़े उसी ऑर्डर में डिक्रीज हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर आप भले ही कुछ भी लो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ ले लो चाहे। हाँ जी, पहले दो रोज मीन आ गया। हाँ नहीं, आपको इस डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना है। इसमें बताऊं क्या मैं? मीन, मीडियन, मोड निकालना आता है? भूल गए? मीन निकालने के लिए पहले तो मिड वैल्यू निकालो, 5, 15, 25, 35 और 45। फिर आप fx निकालो, fx
तो मैं अपना वाला डेटा ले रहा हूँ 10, 15, 25, 15, 10 वाले ले रहा हूँ। तो 5 इंटू 10, 15 इंटू 15, 25 इंटू 25, 35 इंटू 15, 575, 525। और फिर अगला तो मुझे पता ही है 450। इन सब का टोटल बताओ क्या आ रहा है, और डिवाइड कर दो 25 और 25, 50, 75 से। कितना आ रहा है टोटल? 1175, 1875। 1875 अपॉन 75 कर दो, 1875 अपॉन 75, 25 आ गया। ऐसे मीडियन निकालो, मीडियन निकालने के लिए CF बनाना पड़ेगा आपको। 1875 अपॉन 75 यानी कि 25। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं अपना वाला डेटा ले रहा हूँ। मैं अभी के लिए ना ये डेटा मिटा रहा हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। और वाला, अगर आप और वाला लेके चल रहे हो तो आप मेरा वाला हटा देना, कोई भी एक हटा दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10 के आगे 10, 10 प्लस 15, 25, 25 प्लस 25, 50, 50 प्लस 15, 65, 65 प्लस 10, 75। अब n/2 निकालना है। 75 अपॉन 2 कितना होता है? 37.5। 37.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 है। और इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अप्लाई द फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस C क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 अपॉन F क्या होगा? ये वाला 25 इंटू, तो कितना आ गया? 12.5, 12.5 इंटू 10, 125, 125 अपॉन 25, 5, 20 प्लस 5, 25। और अब मोड निकाल लो। मोड निकालने के लिए क्या करना है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी कौन सी है? 25। 25 की करस्पॉन्डिंग क्लास मॉडल क्लास हो जाएगी। और अब अप्लाई करो फॉर्मूला। आपको पता है कि ये होगा F1, ये होगा F0, ये होगा F2। फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 25 माइनस 15 10, 10 इंटू 10 100, 50 माइनस 30 20, 100 अपॉन 20 5, 20 प्लस 5 25। आगे तीनों 25, ठीक है ना? तो ये चीज बड़ी जल्दी आ गए, ठीक है ना? तीनों चीज मीन मीडियन मोड 25 आ गए। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ध्यान सुनना। जब भी आपका डेटा सिमेट्रिकल होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मतलब कि, सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मिड वैल्यूज लिखूं, मिड वैल्यू 5 थी, 15 थी, 25 थी, 35 थी और 45 थी, और यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी थी? 10, ये 5 5 का गैप लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25। तो बताओ पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉइंट 15 पर आएगा, नहीं कितनी कितनी थी मैं भूल गया, 10, 15, 25 थी, 10, 15, 25 यहाँ पे नहीं आएगा। 10, 15, 25, 15, 10। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखोगे कि जिस ऑर्डर में डेटा बढ़ रहा है उसी ऑर्डर में कम भी हो रहा है। ये मेरा परफेक्ट बेल शेप कर्व बनाना मुश्किल है मेरे लिए, बिना मतलब खासकर इस पर, मतलब आप समझ जाओ। एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनेगा, और जब भी एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनता है, ध्यान सुनो, जब भी एक परफेक्ट बेल शेप कर्व बनता है
तो मीन मीडियन मोड तीनों हमेशा इक्वल होते हैं और वो होते हैं आपके डेटा का मिड वैल्यू। डेटा का मिड वैल्यू मतलब सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन प्लस सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 0 प्लस 50 होता है अपॉन 2 25। इसलिए आपने देखा कि तीनों चीज़ 25 आई, मीन भी 25 आया, मीडियन भी 25 आया, मोड भी 25 आया, क्योंकि 25 एग्जैक्टली बीच में लाया करता है, 0 और 50 के एग्जैक्टली बीच में लाया करता है। गॉट इट? तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक परफेक्ट बेल शेप कर्व होता है, और इस कर्व में जो सेंटर ऑफ द कर्व होता है, यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचो ऑन दी एक्स एक्सिस, तो लाइन हमेशा किस वैल्यू पर मिलेगी? मीन मीडियन मोड पे मिलेगी। जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो आपके डेटा का मीन मीडियन एंड मोड होगा। तो ये बात लिखी है, एट द सेंटर ऑफ द कर्व लाइज मीन मीडियन एंड मोड, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूनी मॉडल। बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दो मोड्स नहीं होते, हमेशा एक ही होता है, जबकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में दो मोड्स भी हो सकते हैं। ध्यान आपको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही होता है, बट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमेशा एक ही होता है, एक मोड होता है, और वो एक मोड हमने निकाला भी कितना है? 25 आया। ठीक है ना, 25। अगला, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, मीडियन और मोड। क्या बोल रहा है? सिमेट्रिकल का मतलब समझो पहले, व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल वर्ड बना है सिमेट्री से, और सिमेट्री मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? कोई भी एक ऐसा डिजाइन जिसको अगर आप बीच में से काट दो तो उसके दो इक्वल हिस्से हो जाए। ठीक है ना, और भी बहुत सेंस में यूज किया जा सकता है सिमेट्री वर्ड को। यहाँ पर समझो, अगर मैं इस कर्व को बीच में से काट दूं तो ये कर्व अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और अपने राइट हैंड साइड पे बिल्कुल सेम है। तो यानी कि मीन मीडियन मोड से जो लाइन जाती है, ये लाइन इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्वल है दोनों पार्ट, तो सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है। वही बात लिखी है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। यानी मीन, मीडियन, मोड जहां पर भी वहां से एक लाइन खींची जाए ऊपर की तरफ, तो उधर से कर्व के दो हिस्से होते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम दिखते हैं। ठीक है ना। द कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। लॉजिक बताओ, ऐसा क्यों है? एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? पहले तो ये बताओ कि आपका फ्रीक्वेंसी जीरो है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो क्या आप उस डेटा को लिखोगे अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में? अगर किसी बच्चे के 13 नंबर आए ही नहीं, तो क्या मैं 13 अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो यानी कि जो भी डेटा आता है उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, और क्योंकि कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है तो वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। इसलिए हम बोलते हैं द कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1 और 100%। अब आप फ्यूचर में बेटा इस कर्व का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हो, और मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक बच्चा रैंडमली सेलेक्ट किया है, आप ही लोग मुझे आंसर दोगे धीमे धीमे। एक बच्चा रैंडमली सेलेक्ट किया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 30 से 40 के बीच में नंबर आए होंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? 15/75? यस और नो? ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बच्चे के 25 या इससे ज्यादा नंबर आए होंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? 25 या इससे ज्यादा नंबर आए होंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? आंसर होगा 50%, क्योंकि कर्व, ये जो लाइन है ये इस कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी कि आधे 50% बच्चे इधर है और 50% बच्चे इधर है। तो 25 से ज्यादा उस बच्चे के नंबर आए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 50%, क्योंकि आधे बच्चों के 25 से ज्यादा होंगे और आधे बच्चों के 25 से कम आए होंगे। सो ना, मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। मीडियन क्या है? 25। तो 25 से छोटी ऑब्जर्वेशन कितनी है? 50%, और 25 से ज्यादा 50%। तो अगर आप बोलो कि 25 से ज्यादा कितने बच्चों के नंबर आए होंगे, तो हम बोलेंगे आधे। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि आपने एक बच्चा सेलेक्ट किया उसके 25 से ज्यादा है? 50%, यानी कि 1/2। बट अगर मैं बोलूँ मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 0 से 50 के बीच में नंबर आए होंगे, तो आप क्या आंसर दोगे? तो आप आंसर दोगे 100%। ठीक है ना, आप आंसर दोगे 100%।
और वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो टोटल एरिया है कर्व का वो क्या होता है 1 या फिर 100%। एरिया मतलब की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप समझना एरिया मतलब की प्रोबेबिलिटी। क्या हो रहा है ठीक ना, ये हम पूछना है ये कितना है तो हम बोलेंगे 100% है। तो टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज 100% और 1 का मतलब हम प्रोबेबिलिटी, एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी, समझ जाओ एरिया ऑफ द कर्व यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व। लिख देता हूं यहां पर मैं साइड में कहीं, एरिया ऑफ कर्व मीन्स प्रोबेबिलिटी, एरिया ऑफ कर्व मीन्स प्रोबेबिलिटी। आइए जी, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान सुनना, हमने अभी इस डेटा का मीन निकाला, मीन यानी कि म्यू निकाला, 25 आया, मीन मीडियन मोड तीनों ही 25 आए थे, 25 25 और 25। मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेता हूं मैं कि अगर आप इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो वो मान के चल रहा हूं 10 आएगा, ठीक है ना। ये मैंने अज्यूम किया है, निकाला नहीं है, याद रखना, ये मैंने अज्यूम किया है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? ये होगी 25 प्लस 10, ये होगी 25 माइनस 10, यानी 35 और 15। 35 और 15 कहाँ है? ये रहा 35 और ये रहा 15। अगर आप इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हो, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, दिस एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अगर इस पॉइंट से आप कर्व पर एक लाइन टच करवाओ, यानी कि इस पॉइंट पे टच कर रही है और ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट से जो कर्व है वो अपनी कर्वेचर चेंज करता है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कर्व ऐसे जा रहा था और इसके बाद से ऐसे जा रहा है, समझना। मिडल से कर्व ऐसे जा रहा था, फिर एक पॉइंट आया जिसके बाद ऐसे जाने लग गया, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं। गॉट इट? इजी है। आइए, तो ये आपको ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पहला पैराग्राफ बेसिक एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। दिस इज द फंडामेंटल असम्पशन। आप इसको लर्न कर लो, क्योंकि असम्पशन है फंडामेंटल, लर्न कर लो। इसका मीनिंग अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। द स्क्यूनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 0। स्क्यूनेस का मतलब होता है कमी। अगर हम बात करें कमी की, तो इस कमी का क्या मतलब है? देखिएगा, एक कर्व में बनाया, एक कर्व मैंने बनाया ऐसा, और इसका टॉप पॉइंट ये है और यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर्व का सेम है? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कर्व स्क्यूड है। क्या है? स्क्यूड। इसमें स्क्यूनेस है, इसमें स्क्यूनेस है। अब स्क्यूनेस या तो 0 होती है, या पॉजिटिव होती है, या नेगेटिव होती है। याद रखना, स्क्यूनेस सिर्फ तीन होती है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की स्क्यूनेस 0 होती है, बट अगर आपका कर्व ऐसा है या फिर ऐसा है, तो हम बोलते हैं कि नॉर्मल स्क्यूनेस होती है। अब किस में पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बेटा स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मीडियन या फिर मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। अब आप मुझे बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या होते हैं? सेम। 25 माइनस 25, 25 माइनस 25 0 होता है, इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस 0 होती है। बट ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं है, क्योंकि परफेक्ट बेल शेप कर्व नहीं है, तो इसमें तो स्क्यूनेस जो है वो आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव कब आएगी? अगर मीन मीडियन से या मीन मोड से बड़ा होगा, और नेगेटिव कब आएगी? जब मीन मीडियन से छोटा होगा, क्योंकि मीन माइनस मीडियन करोगे और मीन छोटा है, मीडियन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो स्क्यूनेस क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मीन मीडियन मोड के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो किस टाइप का होता है अलग अलग डेटा के अंदर। पहले तो आप ये समझना
कि अगर मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है, ये मैं आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ तो दूसरी बार पूछ रहा हूँ, अगर मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया है और लो टू हाई मार्क्स मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ पे कर्व बना करके प्लॉट किए हैं, तो आप मुझे इस कर्व को देख करके बताओ कि आपका जो टेस्ट था वो बहुत इजी था या बहुत मुश्किल था? वो मुश्किल था। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स लो आए हैं, ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स लो आए हैं। और यहाँ पे टेस्ट क्या था? इजी था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स हाई की तरफ आए हैं, हाई की तरफ आए हैं। ठीक है ना, ये चीज़ पहले भी पूछी थी मैंने आप लोगों से। अब आप ध्यान से सुनना, हाईएस्ट पॉइंट पर तो हमेशा क्या होता है? मोड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग एक्स क्या होता है? मोड। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसका करस्पॉन्डिंग एक्स क्या हो गया? मोड। तो मोड तो बेटा यहाँ पे लाया करता है। अब बाकी की जो दो वैल्यूज हैं वो इधर और इधर लाया करेंगे। बीच में लाया करता है मीडियन, ठीक है ना, और यहाँ पे लाया करता है मीन। इसी तरीके से बीच में लाया करता है मीडियन और इधर लाया करेगा मीन, मीडियन और मीन। मुझे बताओ इस डेटा के अंदर हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? मोड की, मीडियन की या मीन की? पहले भी बताया था, ये तुमने किया था, मीन की है। आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से वैल्यू नहीं देखनी होती, आपको एक्स से वैल्यू देखनी होती है। अगर आप देखोगे एक्स हाई की साइड मीन है, तो मीन सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो आते हैं उसको हम मोड बोलते हैं, और ये जो कर्व की हाइट है ये फ्रीक्वेंसी से बनती है। बात समझ आ रही है? बट हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? मीन की है। तो बताओ यहाँ पर जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीन बड़ा होगा मीन से या मीडियन से। और यहाँ पे स्क्यूनेस क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे मीन सबसे छोटा है। तो आप मीन माइनस मीडियन करो या मीन माइनस मोड करो, दो फॉर्मूले, दोनों में ही आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। गॉट इट? और वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होगा? स्क्यूनेस क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही जगह पर होंगे। मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होंगे, तो स्क्यूनेस इज 0। बात समझ आ गई आप लोगों को? इजी है। आइए आगे। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। पहले तो आप ये समझना, Q2 मीडियन के बराबर होता है। तो अगर आपका मीडियन बीच में लाया करता है तो Q2 भी कहाँ लाया करता है? बीच में लाया करता है। तो Q1 कहाँ लाया करेगा? इधर कहीं। और Q3 कहाँ लाया करेगा? इधर कहीं। Q1 हमेशा छोटा होगा, Q3 हमेशा बड़ा होगा। अब इनकी फॉर्मूलेस क्या होते हैं? तो Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है कि ये वाला गैप और ये वाला जो गैप है ये हमेशा इक्वल होता है। मीन, मीडियन, मोड से क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? इक्विडिस्टेंट होते हैं, यानी कि ये वाला गैप Q1 से मीन का गैप और मीन से Q3 का गैप, ये गैप हमेशा इक्वल होता है। इसका एक ये भी मतलब है कि अगर आप Q3 के ऊपर एक लाइन बना देते हो, ठीक है ना, और अगर आप शेड करते हो इस एरिया को, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, येलो वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होगी? ये वाली प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? ये वाली प्रोबेबिलिटी बराबर होगी इस वाली प्रोबेबिलिटी के। यानी ये दोनों जो एरिया हैं बिल्कुल सेम होंगे। और एरिया मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी। एरिया मतलब की प्रोबेबिलिटी, यानी ग्रीन इक्वल्स टू येलो होगा या येलो इक्वल्स टू ग्रीन होगा। गॉट इट? ये इस बात का मतलब होता है इक्विडिस्टेंट का। आगे द नोटेशन, अगर आपको कहीं भी दिख जाए, क्या दिख जाए? इस तरीके से दिख जाए, सुनना, एग्जाम में आ जाए, इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, क्या लिखा है? इफ द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 25 लिख दिया यहाँ पर और 100 लिख दिया यहाँ पर, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका क्या मतलब है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जल्दी बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या होते हैं? म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, यही होता है। इस नोटेशन का क्या मतलब है कि पहला नंबर मीन है, म्यू है, और दूसरा नंबर वेरिएंस है। अगर वेरिएंस 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 10। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 25 माइनस 10 15, और 25 प्लस 10 35। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप के आते हैं। समझ आ गई बात आप लोगों को?
इजी है, मुश्किल तो नहीं है कुछ भी। दोबारा, अगर क्वेश्चन आया है कि डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, आगे लिख दिया ये n ब्रैकेट ओपन 25,100 ब्रैकेट क्लोज, और आपको बोल रहा है फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है k और k, दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें से मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये निकालना है। तो आपने इसको कंपेयर किया यहाँ से, आपने बोला कि जो पहला नंबर है वो म्यू है यानी 25 जो है वो मीन है, और जो दूसरा नंबर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है यानी कि वो वेरिएंस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10। तो अगर आप 25 माइनस 10 करते हो तो 15 आएगा, और 25 प्लस 10 करते हो तो 35 आएगा। गॉट इट। ऐसे ही यही सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आ सकता है, यही सेम चीज दे करके फाइंड Q1 एंड Q3, क्या बोल सकते हैं, फाइंड Q1 एंड Q3, ये वाला क्वेश्चन दे करके। तो क्या करोगे, आपको पता है Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और Q3 कितना होता है, म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला अभी आपने कहीं लिखा हुआ देखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, बट ये प्रॉपर्टीज में लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो प्रॉपर्टीज के अंदर पहली ही प्रॉपर्टी है, Q1 का फॉर्मूला ये है और Q3 का फॉर्मूला ये है, म्यू माइनस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निकाल लोगे आप, आपको पता क्या करना है, आपको म्यू पता है 25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 10 है। तो 25 माइनस 0.675 इंटू 10 और 25 प्लस 0.675 इंटू 10 आपके आंसर्स आ जाएंगे, और आपको अपने ऑप्शन को टिक कर देना है। समझ आ गई बात, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और ये वाला पॉइंट ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1। ये देखो फंडामेंटल असम्पशन वाली जो बात थी। अब मैं आपको एक यही पॉइंट रह गया, बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, एक यही रह गया, अब मैं इसको समझा देता हूँ। मुझे बताइए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 50 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, समझ आ रहा है, ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी तरीके से अभी मैंने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने मीन मीडियन मोड भी निकाला था। सबसे छोटी वैल्यू 0 थी क्योंकि 50 नंबर का टेस्ट था, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, 50 थी, और सेंटर ऑफ द कर्व पे क्या लग गया था, मीन मीडियन मोड 25। ये तो हो गया एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बट इसका भी तो कोई स्टैंडर्ड होता होगा, इसका भी तो कोई स्टैंडर्ड होता होगा। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्या होता है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो x वैल्यूज ले सकता है वो बोला जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू ले सकता है। आपका जो x वेरिएबल होता है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी तो आ सकती है। जैसे अगर x आपका किसी कंपनी के प्रॉफिट्स है तो कंपनी के प्रॉफिट माइनस 100 करोड़ भी तो हो सकते हैं और प्लस 100 करोड़ भी हो सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब आप बताओ अगर 0 और 50 का मिड वैल्यू 25 है जो कि मीन होता है, तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मिड वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे मीन क्या हो गया, 0। ये बात लिखी है वहाँ पर कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसमें मीन क्या होता है, 0 होता है। बात समझ आ गई। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अज्यूम किया था कितना आया था, 5, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है और मीन 0 होता है। बात समझ आ गई। क्या है ये, बस यही फर्क है एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। फर्क मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश करी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से, फिर मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी जैसे कि आप रिलेट कर सको।
ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको नहीं करना, बट आपको ये जरूर याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला होता है उसका नाम होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसका 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 नाम होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर हो गई बात? अब सुनिएगा, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्वेश्चन बोला था, अभी आप रट लो, बाद में बताऊंगा। यही कहीं था वो, ये रहा नहीं ये रहा। When x is a continuous function, f(x) is called, अगर x आपका continuous वेरिएबल है, continuous फंक्शन है, तो f(x) क्या होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। क्योंकि continuous वेरिएट में हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद है ना उसको continuous प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ये continuous फंक्शन यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात कर रहा है, इस तरीके से लिंक्ड है। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक डिस्क्रीट वर्ड और एक कॉन्टिन्यूस वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ये मैं आपको अब बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपका जो वेरिएट होता है, वेरिएट यानी कि वेरिएबल, ये दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। यानी आपका जो वेरिएट होता है, वेरिएट का सिंपल मतलब है वेरिएबल, यानी कि अगर मैं आपसे आपका वेट पूछ रहा हूँ तो वेट क्या है? वेरिएबल है फॉर मी, जिसका मैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं आपसे आप लोगों के हाइट पूछ रहा हूँ या कुछ भी कोई भी डेटा ले रहा हूँ, आपका फेवरेट फ्रूट पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, बट फेवरेट फ्रूट आप आंसर किस में दोगे? वर्ड्स में, तो उसको फिर वेरिएबल ना बोल करके एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव डेटा एट्रीब्यूट बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो टाइप का होता है। बट अभी हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में जो क्वांटिटेटिव है जिसको हम वेरिएट बोलते हैं, इसकी दो कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से सुनना और समझना। आपको जो वेरिएट होता है यानी कि जो नंबर वाला डेटा होता है, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डिस्क्रीट वेरिएट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएट। अगर आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, अगर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकता है तो वो है डिस्क्रीट वेरिएट। बट अगर वो बोथ इंटीजर प्लस नॉन इंटीजर वैल्यूज ले सकता है तो वो है कॉन्टिन्यूस। एग्जांपल्स, आपके सीए फाउंडेशन में जो मार्क्स आएंगे, आप एग्जाम दोगे, सीए फाउंडेशन में जो मार्क्स आएंगे वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा? डिस्क्रीट, क्योंकि सीए फाउंडेशन में कभी भी पॉइंट पे मार्क्स नहीं आते, हमेशा इंटीजर्स में आते हैं। तो एक डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर मैं आपसे आपका वेट पूछता हूँ तो डिस्क्रीट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कुछ बच्चों का वेट डेसिमल में भी होगा। जैसे मेरा वेट 74.8 था कल, ठीक है ना, तो क्या है 74.8, ठीक है ना, 74.8, तो क्या है? एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि नॉन इंटीजर है। क्लियर हो गई बात? अब आप मुझे बताइए, ध्यान से सोच करके, हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। उन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक्स क्या था? एक्स क्या था? सक्सेस रिक्वायर्ड, यही था, याद आ रहा है? सक्सेस रिक्वायर्ड। और सक्सेस रिक्वायर्ड हमने देखा मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम n जितना होता है। अगर आपने 5 बार कॉइन टॉस किया तो एक हेड, अगर आपका रिक्वायरमेंट है हेड आना, तो हेड कितनी बार आ सकता है? या तो 0 बार, या 1 बार, या 2 बार, 3 बार, या 4 बार, या मैक्स टू मैक्स 5 बार। बट क्या हेड 3.5 बार, 4.5 बार आ सकता है? नहीं। यानी हमने देखा कि हमारे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स जो सक्सेस रिक्वायर्ड था, ये हमेशा क्या था? एक इंटीजर था, एक इंटीजर था। और इसलिए हमने इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पर हम जो सक्सेस रिक्वायर्ड एक्स से डील करते हो हमेशा एक इंटीजर होता है, और क्योंकि इंटीजर होता है और ओनली इंटीजर वैल्यूज ले सकता है, तो उस वर्ड आया डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो उसको हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखो एक्स की रेंज क्या है बच्चों? -∞ से +∞, एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर आपका एक्स क्या है? इंटीजर नॉन इंटीजर दोनों वैल्यूज ले रहा है, आगे चल के देखोगे दोनों वैल्यूज लेगा, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पर आपका जो एक्स है वो -∞ से +∞ कोई भी वैल्यू ले सकता है,
तो इसलिए हम बोलेंगे इंटीजर भी हो सकता है प्लस ए नॉन इंटीजर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज ले सकते हैं इंटीजर नॉन इंटीजर। तो क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएंट हो गया, तो उसी से वर्ड बना कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ गई। ऑल्दो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता आपसे इनके पीछे के रीजन, बट पता हो तो एक खुद को सही लगता है कि हाँ भाई मुझे इसका बेस पता है कि इनके ऐसे नाम क्यों है। जो एग्जाम में आएगा मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर तीन, इस चैप्टर नहीं बोलूंगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। क्या थे वो 3 तरीके? मैंने बोला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 3 तरीके हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। एक तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो नॉट फॉर एग्जाम है, एक इंटीग्रेशन का तरीका और एक डायग्राम। इंटीग्रेशन वाला तरीका मैं आपको कराऊंगा बाद में। ये इंटीग्रेशन वाला तरीका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम फंक्शन को, ठीक है ना, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस लोअर एंड अपर लिमिट जो कि आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। और ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो ये भी मैं आपको बाद में कराऊंगा। ये एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड है। मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कराना चाहता हूँ इस चैप्टर का, जो कि है एरिया बेस्ड मेथड, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम वाले मेथड को हम एरिया बेस्ड मेथड भी बोलते हैं, एरिया बेस्ड मेथड, और ये सुपर इंटरेस्टिंग है, ये हम करने वाले हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लो। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है आपका, बीच में सेंटर ऑफ द कर्व पे क्या लाया करता है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपका क्या है जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद है, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, म्यू में माइनस हुआ है ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू में ऐड हुआ है ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गई बात। z मतलब एरिया अंडर कंसिडरेशन, z की वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी है आपको, और वो जो वैल्यू आएगी उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट आपको याद रखना z निकालने का, यानी कि z मतलब होता है z स्कोर, यानी एरिया अंडर कंसिडरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x क्या है, म्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कैसे यूज करना है, हर एक चीज अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो z स्कोर क्या करता है, वैल्यू रिप्रेजेंट कर, वैल्यू विच रिप्रेजेंट दी एरिया, एक वैल्यू है जो एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। एम्पिरिकल रूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि ध्यान सुनना, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन यही है। तो ये जो एरिया है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आ रहा है, ये टोटल एरिया का कितना परसेंटेज होता है, 68.27% होता है। ऐसे सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 95.45%। और आपको दिख भी रहा होगा ऐसा कि सर मेजर एरिया तो यहाँ पे कवर हो गया, थोड़ा सा ही तो बचा है इधर और इधर। फिर थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 99.73% है। यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर का जो एरिया बच गया वो कितना है, 0.27%। क्लियर हो गया। 100 में माइनस कर दो कितना, 99.73। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कभी कभी ऐसा क्या, दिखाता हूँ मैं आपको। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नॉर्मल के अंदर होगा ना वो ये 140। बताओ इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। द इंटरवल यानी कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 95% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, 96% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, 99% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। अगर ये 99.73 लिखा होता तो सही होता, बट 99 लिखा है। फिर है डी, ऑल बट 0.27% एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बोलता है सारा कवर करता है बट इतना नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। क्या हमको ये 3 नंबर्स याद करने हैं? मैं बोलूँगा मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, इनको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना लर्न कर लेना कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन
पूरा एरिया कवर करता है बट 0.27% एरिया कवर नहीं करता, यानी कि कितना करता है 99 पॉइंट, हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिवीजन, नहीं वो नहीं आएगी, वो जो आएगा वो बता देता हूँ मैं, जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है वाला। अगर आपको मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा फोमो लग रहा है कि भाई आ गया तो क्या होगा, तो कर लेना, चांसेस हैं 68.27 एग्जाम में आता नहीं है। मेरे टेस्ट में भी नहीं है, चिंता मत करो, मैं टेस्ट में वही क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली जो एग्जाम में आने के चांस होता है, थोड़ा हाई लेवल होता है। टेस्ट में हाँ, अगर आप मेरी बुक के क्वेश्चन और मेरे टेस्ट के क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आप 100% प्रिपेयर्ड हो फॉर एग्जाम, आपको और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप स्कैनर्स खरीद के उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो मैंने एक कंपाइलर बना रहा हूँ, अगर बन गया आपके एग्जाम से पहले तो मैं उसकी PDF शेयर कर दूँगा ग्रुप में, उससे कर लेना। कंपाइलर मतलब पास्ट ईयर पेपर्स प्लस मिसलेनियस क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया हाँ या ना, नो स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की होती है, यहाँ पे क्या होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस, यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव स्क्यूनेस, याद है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका कर्व ऐसा है तो हाईएस्ट पॉइंट के नीचे तो क्या लाया करता है मोड, फिर बीच में आता है मीडियन और इधर आता है मीन। यहाँ पे मीन ज़्यादा है मोड कम है, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव स्क्यूनेस है, मीन माइनस मोड, ठीक है ना, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो ना क्या लिखा है पॉजिटिव स्क्यूनेस, और यहाँ पर क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि मीन कम है और मोड ज़्यादा है। याद रखना मीन कम मोड ज़्यादा कभी भी आपको हाइट से नहीं देखना कि कर्व की हाइट कहाँ पर है, आपको हमेशा देखना है कि नीचे एक्स एक्सिस पर कौन सा हाई की साइड है कौन सा लो की साइड है। अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं, याद रखना, पॉजिटिव स्क्यूनेस को हम राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं और नेगेटिव स्क्यूनेस को हम लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। पॉजिटिव यानी कि राइट, नेगेटिव यानी कि लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड। फिर प्रॉपर्टीज में आपको पहली प्रॉपर्टी करा दी, ठीक है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, याद आ रहा है, जल्दी बताओ याद आ रहा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, एमओडी का प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि QD FD से हमेशा छोटा होता है, FD को QD के बराबर करना है तो FD को कम करना पड़ता है 2/3 से मल्टीप्लाई करके। फिर MD FD से हमेशा छोटा होता है, अगर MD को FD के बराबर करना है या FD को MD के बराबर करना है तो 4/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और फिर QD और MD में क्या बड़ा होता है, MD बड़ा होता है, MD को QD के बराबर करना है तो MD को छोटा करना पड़ता है 5/6 से। और फिर मैंने आपको इसी से ये रेशियो भी समझाया था कि FD QD MD के बीच, QD MD FD के बीच रेशियो होता है 10 15 12, QD क्योंकि सबसे छोटा होता है तो 10, MD थोड़ा बड़ा होता है 12, FD सबसे बड़ा होता है 15। QD सबसे छोटा क्यों होता है, QD के आंसर सबसे कम क्यों आता है, क्योंकि वो सिर्फ बीच की 50% वैल्यूज कंसिडर करता है, पहली 25% आखिरी 25% इग्नोर करता है। सब भूल जाते हो तुम लोग, आंसर ही नहीं देते। अच्छा, मीन डेविएशन क्या होता है जल्दी बताओ, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है 4/5 FD, 4/5 मतलब क्या होता है 0.8 मल्टीप्लाई बाय FD, तो ये हमें ऑलरेडी आता है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, तो नहीं भी करोगे चल जाएगा। फिर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है जल्दी बताओ, 2/3 FD, 2/3 मतलब होता है राउंड ऑफ करके 0.675, ठीक है ना। फिर आपको ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स से काट देना, इनका कोई यूज़ नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, डाल दिए हैं बट काम किसी के नहीं आते। आइए जी आगे बढ़े, ये हम बाद में करेंगे। आओ जी हेडिंग डालो, एरिया बेस्ड मेथड, हेडिंग डालेंगे सब, एरिया बेस्ड मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। सेम इक्वल पार्ट्स, वेरी गुड सर। स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल टेबल समझ नहीं आ रहा, प्लीज एक्सप्लेन अगेन सर। स्टैंडर्ड एंड नॉर्मल टेबल, आप इसकी बात कर रहे हो जो मैंने कंपैरिजन किया था। देखो नॉर्मल जैसे ये इक्वेशन लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया मैंने जिसमें ABC की वैल्यूज गिवन है, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है,
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। बट आप कभी क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सॉल्व करते हो? नहीं, आप हमेशा एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। आपको कभी नहीं आया होगा कि आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। बट नॉर्मल सॉल्व करने को आता है, इसमें एक्स की वैल्यू निकालो। ऐसे ही एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है। जैसे हम ये बोलते हैं कि x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज ले सकता है, ठीक है ना। और ये पूरा उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। बट कभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सॉल्व करने को नहीं आता, जैसे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आती। हमेशा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी होगी, जैसे कि प्रैक्टिकल एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को, जैसे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सॉल्व करने को आएगा आपको। और ये मैंने आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया भी था यहाँ पर, देखो ये वाला एक क्वेश्चन था, इसका यूज़ करके हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया था। बट इसको अभी हमने कुछ सॉल्व नहीं किया, बस समझा था, ठीक है ना। आगे चल के अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, और इसलिए मैंने आपको हेडिंग डलवाई है एरिया बेस्ड मेथड। इसी के अंदर आप ये सीखोगे। आ जाओ, सुन लो, एग्जाम्पल है। फॉर 100 observations, comma, mean and standard deviation was 25 and 5 respectively. क्वेश्चन है, फॉर 100 observations, mean and standard deviation was 25 and 5 respectively. Find. कोई दिक्कत नहीं है, आओ। Find probability of x more than equals to 30. दूसरा, probability of x more than equals to 15. पढ़ लो। थर्ड, probability of x less than equals to 30. फोर्थ, probability of x, ध्यान से देखना है वाला, more than equals to 20 but less than equals to 35. और पांचवा आखिरी, probability of x equals to 30. ये 5 पार्ट्स हैं। आपको 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने 25 और 5, और आपको मैंने 5 सिचुएशंस दी हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे और इसके सेंटर पे क्या अलाइ करेगा, जल्दी बताओ, मीन, और वो कितना है 25। अब पहला पार्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी की। लेट्स से वही 50 नंबर का टेस्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैंने एक बच्चा सेलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 30 या 30 से ज़्यादा नंबर आए होंगे। तो पहले तो आप मुझे बताओ 30 इस मिडिल लाइन के लेफ्ट साइड पे बनेगा, राइट साइड पे आएगा। तो मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू 30। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x मोर देन इक्वल्स टू 30, और मैं प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है उस एरिया को शेड करना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा एरिया शेड करूँ, बताओ जी, ये वाला या ये वाला? क्योंकि x मोर देन इक्वल्स टू 30 लिखा है, तो 30 या 30 से ज़्यादा x जिस एरिया में आएगा उसको शेड कर दो। मैंने इसको कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें और गिवन होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आपको गिवन होगा, एग्जाम में भी गिवन होगा, z1 और z2 की वैल्यू। z1 मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, और z2 यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आधा, दोनों का आधा। तो z1 की वैल्यू क्या होगी बताओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कंसीडर करता है, 68.27। 68.27 का आधा कितना होता है, निकालो, 0.34। डेसिमल में बताना आपको, 68.27 3413 34.3413 यही होता है। आगे 0.35 ग्यारह उसको इग्नोर करता है, 0.3413। तो 0.3413 z1 की वैल्यू है। और मुझे बताओ सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आधा 95.45 का आधा कितना होता है, 0.4772 कितना होता है, 0.4772। तो ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्लियर है? क्योंकि ये वैल्यूज गिवन होती है इसलिए मैंने आपको बोला
कि आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं आगे चल के वो आपको गिवन होती हैं। याद रखना सेंटर ऑफ द कर्व पे z की वैल्यू 0 होती है। आपको निकालना है यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी। अब आप मुझे बताओ z निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना है, जिस लोकेशन पे मुझे z निकालना है उस लोकेशन पे x कितना है 30, म्यू कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5, तो z क्या आ गया 1। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि z1 की वैल्यू 0.3413 है, तो ये z1 मतलब है क्या? z1 का मतलब होता है z0 से z1 की वैल्यू, यानी कि आपको समझना है कि z0 से z1 के बीच का जो एरिया है ये है 0.3413। और बहुत लॉजिकल है। एक बात बताओ मुझे, ये z1 यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना? आपको पता है कि एक z यहाँ पर भी 1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है ना, -1 होगा। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कंबाइंड कितना होगा 68, इसका डबल, तो z0 to z1 उस एरिया का आधा हो गया। आ रही बात समझ, ठीक है ना? तो आपको ये वैल्यू गिवन है। अब आप मुझे बताइए कि सेंटर ऑफ द कर्व से अप टू राइट साइड इन्फिनिटी तक का एरिया कितना होता है 0.5, क्योंकि टोटल एरिया अगर 1 है तो आधा एरिया कितना होगा 0.5। ये बीच वाली लाइन टोटल एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अगर टोटल एरिया 1 है तो आधा एरिया कितना हो गया 0.5। तो आप मुझे बताओ येलो वाला पार्ट कितना होगा। अगर आप 0.5 में माइनस कर दो 0.3413, आंसर आ जाएगा 1587। आपका आंसर आ गया। कैसे निकाला 0.5 माइनस 0.3413। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 0.1587। क्या आपको समझ आया कैसे करना है? एक और क्वेश्चन करो और बेटर समझ आएगा। रुको, अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 15, दूसरा पार्ट। पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, यहाँ पर बीच में क्या लाया करेगा मीन, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या होती है 0। अब 15 क्या लिखा है x मोर देन इक्वल्स टू 15। आप मुझे बताओ 15 कहाँ लाया करेगा लेफ्ट साइड पर, इधर कहीं यहाँ पे लाया करेगा। x मोर देन इक्वल्स टू 15 का क्या मतलब है? मुझे कौन सा एरिया शेड करना है 15 से सारा राइट का एरिया, मोर देन इक्वल्स टू 15 का ये मतलब है। यानी आपने एक बच्चा सिलेक्ट किया है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके 15 या उससे ज़्यादा नंबर आएंगे, तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए येलो वाला पार्ट, ठीक है ना? आपको यही निकालना है अपॉन टोटल आउटकम। आइए जी, यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है? z का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन -2। याद रखना z2 और z-2 एक ही चीज़ है। मुझे एक बात बताओ ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, मुश्किल नहीं है। अगर मैं इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? ऐसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? तो अगर z0 से लेकर के z1 तक की वैल्यू गिवन है तो z0 से लेकर के z-1 की वैल्यू भी सेम ही होगी। ऐसे अगर z0 to 2 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, ये वाली, तो आपको एक तरीके से ये वाली वैल्यू भी गिवन है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा हचपच हो गया। समझ आ गई मेरी बात? ये दोबारा समझाओ। अगर आपको ये वाली वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी सेम ही होगी, तो आपको ये भी गिवन एक तरीके से, ठीक है? आइए जी, तो z2 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0.4772। तो आप बच्चों मुझे बताओ 0.4772 क्या है? z0 से लेकर के z-2 तक की वैल्यू, और z0 से लेकर के ये एक्सट्रीम इन्फिनिटी तक या 50 तक क्या वैल्यू होगी 0.50। यानी कि ये जो मिडल लाइन है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो येलो पार्ट है ये 0.4772 है, और इसका राइट हैंड साइड कितना है 0.5 है।
तो येलो पार्ट जो आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 15, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.9772। इन दोनों को ऐड कर दो। समझ आ गया? इजी है ना, इंटरेस्टिंग है, इजी है। अब आप करो तीसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 30 आप निकालोगे। मैं सिर्फ कर्व बना रहा हूँ। करो भाई क्वेश्चन सॉल्व। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आएगा तो आपको और मजा आएगा। 8143 क्या निकालना था हमें? x लेस देन इक्वल्स टू 30। तो पहले तो हमें समझना है कि लेस देन इक्वल्स टू 30 का मतलब क्या है। तो हम बोलेंगे ये सारा एरिया। और हमको पता है कि टोटल एरिया कर्व का 1 होता है, तो बीच वाली लाइन 0.5 कर देती है। तो इस बीच लाइन से लेफ्ट हैंड साइड का एरिया कितना है? 0.5। और z0 2, यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ रही है? 1। x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1। और z0 to 1 की वैल्यू क्या है? 0.3413। तो जब आप ऐड कर दोगे इन दोनों को तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 15 आ जाएगा, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। 0.8413। इन दोनों को ऐड कर दो। समझ आ गई बात? इंटरेस्टिंग है, इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अभी थोड़ा लग सकता है आगे चल के जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बच्चों सेकंड लास्ट पढ़ लो जो कोने में बैठे हैं। आओ जी, अब ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ये वाला x मोर देन इक्वल्स टू 20 बट लेस देन इक्वल्स टू 35। मोर देन इक्वल्स टू 20 बट लेस देन इक्वल्स टू 35। आपने एक बच्चे को पकड़ा है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके 20 से 35 के बीच में नंबर आए होंगे? 20 से 35 के बीच में नंबर आए होंगे। हाँ जी, हो गया। 20 से 35। यहाँ पर आ गया बीच में म्यू 25, क्या था 15 से, नहीं 20 से 35 ना, तो 20 तो इधर आएगा, 25 से कम होता है, और 35 इधर आएगा। और 20 से 35 का मतलब होता है आपको कौन सा एरिया शेड करना है? इनके बीच वाला। जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड वो है इनके बीच वाला। यानी कि ये इसका मोटा नहीं होता क्या? मार्कर थोड़ा हो गया, हाँ मार्कर कैसे कहाँ बच्चों कौन है नालायक है? इसकी पक्का गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ऐसे लोग ही बन नहीं पाती। आइए हाँ जी, इधर z की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 20 माइनस 25/5 -1। यहाँ पे 35 माइनस 25/5 2।
और अब मुझे बताओ z 0 to 1 की वैल्यू क्या होती है 0.3413, 0 to 2 की 0.4772। ऐड कर दो, आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ आएगा नहीं। समझ आ गया? इजी है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आता है ये। पूरा चैप्टर 5-6 नंबर का आता है यहाँ, 5 से 6 का, 11 का नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी और ये मिला करके 10, 11, 12 नंबर तक का आता है, प्रोबेबिलिटी और ये वाला मिला करके। समझ आ गई बातें? अब मैं आपको एक टेक्निकल, अच्छा एक ये वाला पार्ट होगा, फिर एक टेक्निकल क्वेश्चन दूंगा, वो आप कर नहीं पाओगे, फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 30। मैंने एक बच्चा पिक किया, उसके 30 नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। हाँ, आधे बच्चों के 30 नंबर आया, मतलब सुनिएगा, इसका आंसर होता है 0। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक डिसएडवांटेज है, और डिसएडवांटेज ये है कि x कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाता। कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये एरिया बेस्ड मेथड है। अब एक सिंगल लाइन खींचोगे, उसका एरिया क्या है, कैसे निकालोगे? अगर आपको पूछा जाए कि बताओ x इक्वल्स टू 30 आएगा, इस लाइन का एरिया कितना है टोटल एरिया का, तो ऐसी कितनी लाइन बन सकती है इसके अंदर? इनफाइनाइट। तो इसका एरिया तो क्या है, 0 मान लो, ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? तो इसलिए हम बोलते हैं कि x will take any particular value, the probability of that is 0 in normal distribution, in normal distribution। ये बात समझ आ गई? एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, सुन लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सुनो, ओनली इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 30 हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल्स टू 30 हो, दोनों सेम है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन कुछ भी नंबर ले लो 25 हो, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 25 हो, दोनों का सेम मतलब है। तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि लेस देन का साइन और लेस देन का साइन दोनों का सेम मीनिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसे ही मोर देन का साइन या फिर मोर देन इक्वल्स टू का साइन दोनों का सेम मीनिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए सब एक में इक्वल्स टू साइन के साथ इनइक्वालिटी का साइन डाला, आप देख सकते हो। यहाँ तक गया था मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। अगर मैं इन सब में से इक्वल्स टू हटा भी दूँ तब भी सभी के आंसर सेम रहेंगे, ठीक है ना? अगर मैं मोर देन इक्वल्स टू 30 की जगह मोर देन 30 कर दूँ, यहाँ पे लेस देन मोर देन 15 कर दूँ, यहाँ पे लेस देन 30 कर दूँ, तब भी सबके आंसर सेम रहेंगे। अब एक आखिरी टेक्निकल क्वेश्चन, 6th, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x more than 25 but less than 32। पढ़ लो बच्चों, पता नहीं कहाँ के रेट की बात कर रहे हो तुम लोग। करो इसको, करते वक्त आपको एक इशू आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका। $32 कहाँ आएगा बच्चों?
राइट साइड पे लेफ्ट साइड पर? राइट। 1.4 z की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1.4। तो आप बोलोगे z होगा सर x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 5/7, यानी कि 1.4। अब z 1.4 कैसे निकालें? पहली बात तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको गिवन होगी z 1.4 की वैल्यू। पहली बात तो यह है, बट फिर भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि वैल्यू निकाली कैसे जाती है। बाय चांस ना दिया तो आपको वो देंगे z टेबल। z टेबल क्या होती है? अपनी बुक में आ जाओ आखिरी पेज पर, जो आपके बुक है इसमें आखिरी पेज पर आ जाओ। क्या हेडिंग है? टेबल फॉर एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू z, फ्रॉम 0 टू z। अच्छा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी आती है? आपको पता है z1 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 0.3413। देखो जी, z पहले वाला कॉलम में z लिखा है, इसके नीचे 1 का लिखा है, जल्दी देखो 0.9 के बाद लिखा है, और इसके आगे वैल्यू क्या लिखी है? 0.3413। तो ये वैल्यू यहाँ से भी निकाली जा सकती है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है z 1.4। तो बताओ z 1.4 की वैल्यू क्या है? 0.4192। क्या है? 0.4192। अच्छा, अगर आपको z 1.4 की जगह 1.45 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते हैं? तो आप बोलते हैं सर 1.40 की वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर क्या लिखा है? 0, 01, 02, 03, 04, 05, ये 05 वाला कॉलम आ गया। तो 1.45 की वैल्यू, 1.45 की वैल्यू क्या होगी? 4265, 0.4265। समझ आ गया कैसे निकालते हैं? इजी है। अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन में चाहिए 0.4192। हाँ जी, तो कौन सा एरिया ये है? 0.4192, ये वाला एरिया z0 टू z1.4। आपको क्या निकालना है? यही निकालना है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की वैल्यू 25 से 32 के बीच में है, 25 से 32 के बीच में है, तो ये वो एरिया। आंसर आ गया। क्या आ गया? 41.92% चांसेस है कि आपने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसके 25 से 32 के बीच में नंबर आए होंगे। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो आपको z वैल्यू निकालना भी आ गया, z टेबल से कैसे निकलता है। अब हम करेंगे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस। ये तो इजी थे, टेक्निकल थोड़े आप कर नहीं पाओगे खुद से, पहले मैं समझाऊंगा फिर कर पाओगे। मैं आपको मौका ज़रूर दूंगा, पहले एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। 169 क्वेश्चन 169 आपको करना है। टोटल 174 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन 169। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एज 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 200, what is the value of k so that the interval 500, k covers 40.32% area of a normal curve? Given phi 1.3 is equals to 0.84. phi 1.3 का मतलब क्या होता है? पहले समझ लो, सुन लो। phi 1.3 का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से z 1.3 तक की वैल्यू। एक काम करोगे आप लोग, मुझे पीछे z टेबल में देख के बताओ z 1.3 की वैल्यू क्या हो रही है? z 1.3 की वैल्यू क्या है? 0.34 क्या है? कितना है? 0.403।
0.4032, तो ये गलत है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये इसको चेंज कर लो, ये 0.84 काट करके आप कर लो 0.9032, 0.9032। सही है सर, उसमें गलत है। आपकी बुक में सही है ना? ठीक है, मैंने कर दिया था बात में। मेरे पास पुराना वाला एक वर्जन आ गया ना इस बुक का, मैं ठीक तो कर देता हूँ, बट मुझे बार बार लगता है कि पता नहीं मैंने प्रिंट इंग्लिश शायद गलत वाला भेजते हो। इस बार सही वाला भेजा है। सुनिए 0.9032 ये वैल्यू आपके में गिवन है। अब ध्यान सुनना, मैं आपको बस ये 1.30 का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। सुनिए, बातें बहुत करते हो तुम लोग। यहाँ पे z क्या होता है? 0। मान के चलो z 1.3 की वैल्यू इधर आ रही है, तो z 0 to 1.3 की वैल्यू आपने मुझे बताई कितनी है? 0.4032, ठीक है ना, 0.4032। अब सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में फाई 1.3 की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.9032। अब क्वेश्चन इज ये फाई 1.3 का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि फाई 1.3 का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर z 1.3 तक की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, अगर आप फाई 1.3 की वैल्यू में 0.5 हटा दो, 0.5 हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा? z0 टू z 1.3 की वैल्यू, बस। तो कितना आ जाएगा? 0.4032। क्लियर हुई बात? तो जब भी आपको फाई की वैल्यू दी जाए तो आपको हमेशा क्या करना है, उसमें 0.5 हटा देना है। जैसे आप 0.5 हटाओगे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। फाई 1.3 की वैल्यू की वैल्यू 0.5 हटाओ तो किसकी मिल जाएगी? z 1.3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन खुद करो। कितना आ रहा है? 760। ट्राई कर लो पहले, फिर तो निकाल ही दूंगा मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना एग्जाम के लिए इसको, इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आई आंसर। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है 169। हमेशा कोशिश किया करो कि एक छोटा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लो इनिशियली, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि आपको एक आइडिया बैठ जाए, और फिर धीमे धीमे आपको क्या होगा, आप ये चीज़ें मेंटली कर लिया करोगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है ज़रूरत पड़ती है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा रफ में बना लिया करो। क्वेश्चन बोलता है कि जो मीन है वो 500 है और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है? 200 है, और एक इंटरवल है 500, 500, क्योंकि 500, लिखा है तो यानी कि जो अगली वैल्यू है वो 500 से बड़ी है, k की वैल्यू 500 से बढ़ेगा। k, 500 लिखा होता तो उसका मतलब होता कि 500 से छोटी है, तो k कहीं इधर आ रहा है, तो x इक्वल्स टू k इधर कहीं आ रहा है। और क्वेश्चन बोलता है कि भाई इस इंटरवल की जो एरिया है वो कितना है, जल्दी बताओ। 0.4032, ये आपको गिवन नहीं, आपने निकाला है। आपको 1.3 मिलता है 0.9032, उसमें आपने 0.5 माइनस करके निकाला है। ठीक है ना? कैसे निकला है? 0.9032 माइनस 0.5 करके। ठीक है जी। अब
ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी? यही पहले तो हमने देखो दो चीज़ों को, एक चीज़ हमने निकाली और एक चीज़ गिवन थी, फिर हमने इनको रिलेट करा। समझना, आपको गिवन था 5 1.3 की वैल्यू गिवन थी, आपने इसमें 0.5 माइनस करके z 1.3 की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 0.4032। और आपको ये भी गिवन है कि 500 से k तक का जो एरिया है वो कितना है? 40.32% है। तो इससे क्या, इन दोनों को जोड़ करके क्या पता चला कि x की वैल्यू जहाँ पर k है, यहाँ पर z की वैल्यू 1.3 है। ये सुनो, ये चीज़ पता चली? समझ आई बात? दोबारा बताऊं? क्या आ गया समझ? एक और बार बता देता हूँ। क्वेश्चन है, आपको एक बता रखा है कि 500 कॉमा के इस इंटरवल का एरिया 40.32% है, एक ये बता रखा है, और एक बता रखा है कि 1.3 की वैल्यू 0.9032 है। तो हमने क्या किया, इसमें 0.5 माइनस करके z 1.3 की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई? 0.4032। फिर मैंने देखा कि 0.4032 0.4032 ये दोनों तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि x जहां पर k है वहां पर z कितना है? 1.3 है। x जहां पर k है यहाँ पर z कितना है? 1.3 है। जैसे आप क्या करते हो, हर क्वेश्चन में x के नीचे की एक वैल्यू निकालते हो। अगर x 32 तो z निकाला आपने, 1.4 आया, ये निकाला आपने, बट यहाँ पर आपने ये रिलेट करके निकाला। आपने बोला कि क्वेश्चन बोल रहा है कि z 1.3 की वैल्यू 0.4032 है और जो इंटरवल 500 कॉमा k है इसकी वैल्यू भी 0.4032 है, यानी कि यहाँ पर z क्या होगा? 1.3 होगा। यहाँ पे z क्या होगा? 1.3 होगा। बात समझ आ गई आप लोग को? ये ठीक है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए z फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू 1.3, x की जगह k लिखा है क्वेश्चन में, म्यू 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन 200। 200 और 1.3 मल्टीप्लाई होगा 260 और 500 इधर जाएगा तो 760 आ जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? इजी है? इंटरेस्टिंग है? वो वही, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल बनाती है क्वेश्चन को। और करोगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दूँ और कॉम्प्लिकेट करूँ? बस कर रहे हो, करो 170 ट्राई करो। In a business, it is assumed that the average daily sales expressed in rupees follows normal distribution. जो average daily sales है वो normal distribution follow करती है। Find the coefficient of variation of sales. आपको coefficient of variation निकालना है। जल्दी बताओ coefficient of variation का फॉर्मूला क्या होता है? Standard deviation upon arithmetic mean into 100। MOD में पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, एक होता है जिसमें इंटू 100 नहीं होता, वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, जिसमें इंटू 100 नहीं होता। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेल्स गिवन दैट द एवरेज डेली सेल इज लेस देन 124 इज 0.0287। क्या बोल रहे हैं कि आपकी एवरेज डेली सेल 124 रुपए से कम की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0287 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट एवरेज डेली सेल इज मोर देन 270 इज 0.4599। और आपकी एवरेज डेली सेल 270 से ज़्यादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4599 है। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपका सारा ज्ञान लग जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। दोबारा बोलो, क्या नहीं है? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, मतलब छोटे से थोड़ा बड़ा, मतलब लेंदी नहीं है।
चैप्टर आपका वैसे ऑलमोस्ट फिनिश है, बस मुझे एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बताना है, वो अगली क्लास में बताऊंगा वैसे तो, उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए थोड़ा सा। और एक आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताना है। कराऊँ मैं आप लोगों के थोड़ा लेवल से ऊपर का क्वेश्चन है। अगर आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ी होती ना 11-12 में अगर 11-12 में अप्लाइड मैथ्स पढ़ी होती तो क्वेश्चन कर लेते। कुछ भी नहीं होता, पता नहीं क्यों लेते हैं बच्चे। कॉमर्स वालों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। जो भी आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो ना 11-12 में, वो सारा सेफ, आपको सेफ फाउंडेशन में एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा अप्लाइड मैथ्स ही है 11-12 का। क्या शायद ऐसे कुछ है। आओ जी सुनो, इन अ बिजनेस it is assumed that the average daily sale expressed in rupees follows normal distribution। तो आपकी एवरेज डेली सेल्स क्या है अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको पता नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, बट यहाँ पे Z 0 होता है यह मुझको पता है। अब दिमाग लगाने वाला पार्ट है, आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेल्स गिवन दैट द एवरेज डेली सेल इज लेस देन 124। देखो एवरेज डेली सेल कितनी है ये नहीं पता, बट ये बोल रहा है कि एवरेज डेली सेल लेस देन 124 की प्रोबेबिलिटी 0.0287 है, 0.0287 है। तो मैं 124 को मिडिल लाइन के लेफ्ट पे लिखूं राइट पे लिखूं? लेफ्ट पे, क्योंकि अगर मैंने राइट पे लिख दिया तो 124 से कम, यानी कि आप इस लाइन से लेकर के यहाँ तक का सारा एरिया शेड करोगे और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा ही होगी। बट यहाँ पर कितनी है 0.0247, यानी कि कहाँ पर आएगा या इधर कहीं आएगा। तो x जब 124 है, x जब 124 है तो इससे कम सेल की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और ये कितनी है 0.0287। क्लियर हो गई बात? इतना समझ आ गया? आ गया। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एवरेज डेली सेल इज मोर देन 270 इज 0.4599। अब बताओ 270 कहाँ आएगा, लेफ्ट पे या राइट पे? अगर लेफ्ट पर आ गया तो उससे ज़्यादा, यानी आप इस लाइन से इधर तक का एरिया शेड करोगे और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा हो जाएगी, बट है कितनी 0.4599, यानी ऑब्वियसली बात है ये इधर का ही आएगा, क्योंकि तभी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 से कम होगी और इससे ज़्यादा सेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4599। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस क्वेश्चन में यही समझना था कि 124 और 270 कहाँ आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट अच्छा है ये वाला पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बता दो अब फटाफट से कि ये वाइट वाला एरिया और ये वाइट वाला एरिया कितना कितना होगा। 0.5 में दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। अगर आप 0.5 में माइनस करोगे 0.0287 तो 0.4713 आ जाएगा। यानी जल्दी बताओ यहाँ पर z क्या होगा? और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4599, 0.0401, 0.0401। अब आपको देखनी है z टेबल और उसमें बताना है 0.4713 पूरी टेबल में कहाँ लिखा है और उसकी करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है, और 0.0401 पूरी टेबल में कहाँ लिखा है उसकी करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है। तो आपकी z की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ पहले एक बार, फिर मैं पीछे आके देखूंगा वरना वैल्यूज भूल जाऊंगा। तो ये जी हम आ गए z टेबल में, और सबसे पहले मुझे देखना है 0.4713 कहाँ लिखा है,
फिर मुझे देखना 0.40401 कहाँ लिखा है, 0.4713 कहाँ दिख रहा है बताओ? 4713 1.9, ठीक है ना। तो z की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1.9 और 0401 का दिख रहा है, देखो नियरेस्ट वैल्यू 0401 के ये है, यही है, बाकी वैल्यू तो देखा जाए तो इससे 0401 से दूर ही है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे z कितना आ गया 0.1, हाँ अप्रोक्सीमेट लेकर के हो जाता है। गॉट इट, समझ आ गया। तो आपने देखा कि z 1.9 की वैल्यू 0.4713 है और z 0.1 की वैल्यू 0.0401 के नियरेस्ट है। कितना फर्क है? 0.003 का फर्क है, 0.003 का फर्क है। अगर आप 0.0401 और 0.0398 देखते हो तो आंसर क्या आता है बताओ? 0.0401 माइनस 0.0398, आंसर आ रहा है 0.0003 का फर्क है, जो कि बहुत ही कम है, 0.0003। तो आप बोल सकते हो z 0.1 और z 1.9, ये दो वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पर कितना लिखो? z 0.1 और यहाँ पे 1.9, क्योंकि z0 to z 1.9 की वैल्यू ये है और z0 to z 1 की वैल्यू ये है, z0 to z 0.1 की वैल्यू ये है। आइए जी, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ जी, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये वाला जो z है 1.9 है, नेगेटिव होगा, याद रखना, ये वाला नेगेटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है। आइए जी, 0.19 माइनस 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 124 माइनस म्यू। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू माइनस 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? 124। ऐसे ही म्यू प्लस 0.1 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी? 270। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर म्यू 0.1 के पास आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस म्यू और प्लस 0.1 स्टैंडर्ड डेविएशन और इक्वल्स टू 270। बताओ जी, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है? म्यू क्या आ रहा है? 143 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है? 124 माइनस 143 अपॉन 1.9। मेरे तो 10 ही आ रहा है। हाँ जी, 10 आ गया। इसको और इसको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। मैं ही कर देता हूँ यार, तुम लोग बहुत वो कर रहे हो। सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, तो प्लस माइनस कट गया, माइनस 1.9 माइनस 0.1 कितना आएगा? ये 1 थोड़ी ना आएगा, 2 आएगा। 1.9 प्लस 0.1 कितना होता है? ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस इज इक्वल्स टू माइनस 270 146। तो और म्यू कितना आएगा? 73 डाल दो किसी भी एक इक्वेशन में, कितना? 262.7। और जी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। तो 7300 डिवाइड बाय 262.7, 27.78।
तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? बेकार था। अब तुम पता नहीं कहाँ से पहले बता देते हो। आइए जी 173 आखिरी क्वेश्चन और फिर क्लास खत्म करेंगे। If the weekly wages of 5,000 workers in a factory follows normal distribution, तो वर्कर्स कितने भाई फैक्ट्री में? 5,000 विथ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 700 एंड 50। मीन है 700, स्टैंडर्ड डिवीजन है 50। What is the expected number of workers with wages between 660 and 720? मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको स्टैटिस्टिक्स में अगर कभी भी एक्सपेक्टेड वर्ड मिल जाए तो आपको क्या निकालना है? मीन। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी। n क्या है? 5000। p निकाल लो, p यानी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि अगर आप एक वर्कर को सेलेक्ट करते हो उसके वेजेस 660 से 720 के बीच में होंगे। 660 से 720 के बीच में होंगे। मतलब 660 कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और 720 कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड। z की वैल्यू 660 x माइनस न्यू 700 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन 50 कितना है? 0.8 माइनस 0.8 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 0.4। बताओ जी z 0.8 और 0.4 की वैल्यूज क्या होती हैं? पीछे से z टेबल से देख के बताओ। z 0.4 की वैल्यू और 0.8 की वैल्यू। 0.4 की बताओ पहले। 0.1554 और 0.8 की 4881 2881। ये वैल्यूज नहीं, z टेबल, ये z वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होती है और गिवन नहीं होगी तो z टेबल आपको मांगनी पड़ेगी। जो आपका वो होगा इन्विजिलेटर, वो z टेबल देगा और फिर आपको उसमें से देख के लिखनी है। याद नहीं करनी है, इतनी कैसे याद कर लोगे? हाँ हाँ हाँ, वैसे तो आपको तो 99% वो देते ही हैं, वैल्यूज क्वेश्चन में देते हैं। z की वैल्यूज जो रिक्वायर्ड है वो देते हैं। जैसे अगर आपको z 0.8 और 0.4 चाहिए तो गिवन होगी क्वेश्चन में। हाँ जी, आपको क्या निकालना है कि वर्कर की सैलरी से 660 से 720 के बीच में है, ये निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर दें, क्या आ रहा है? 1.8 क्या करते हो तो 0.4435। लो जी, हमें एक्सपेक्टेड यानी कि मीन निकालना था। मैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वर्कर्स यानी मीन निकालना था, जो होता है n इंटू पी। n यानी वर्कर है 5000 और मीन p आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया 0.4435, यही है ना? 0.4435 आपका आंसर आ गया। टू 17.5। अब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स डेसिमल में तो हो नहीं सकते, तो राउंड ऑफ कर देना, 2218 आ जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है वो समझो। इस अम्ब्रेला के नीचे 5000 वर्कर्स का डेटा है, यानी इस अम्ब्रेला के नीचे 5000 वर्कर्स हैं, ठीक है ना? यहाँ पर इस एरिया में वो वर्कर्स है जिनकी सैलरी कम है और इस एरिया में वो वर्कर्स है जिनकी सैलरी ज़्यादा है। बट आप देख सकते हो
कि 660 से 720 के बीच में कितने परसेंटेज वर्कर की सैलरी है? 44.35% वर्कर की सैलरी है। तो बताओ कितने वर्कर होंगे इस एरिया में? 5000 का 44.35%, सिंपल। अरे बात समझ, वही हमने निकाला है। क्लियर हो गई बात? हमने क्यों किया मल्टीप्लिकेशन, इसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं कि इस अम्ब्रेला के अंदर 5000 वर्कर्स हैं और वर्कर की सैलरी 660 से 720 के बीच में कितने वर्कर की सैलरी है पूछा गया है। तो हमने बोला कि इस एरिया में कितने वर्कर्स हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, इतने वर्कर हैं इस एरिया के अंदर, यानी तभी तो इतने परसेंटेज वर्कर की सैलरी इस बीच में है। समझ आ रही है बात? तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है कितने हैं, तो आप इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी 5000 का 44.35% निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस येलो एरिया में कितने वर्कर्स हैं। वही हम लोगों ने किया और आपका आंसर आ गया। कैसा लगा ये चैप्टर? मजा नहीं आया? कितना तो इंटरेस्टिंग है ये। एक नंबर के लिए क्या चाहते हो तुम? कि बहुत मुश्किल से आंसर है? मैथ्स वाला ऐसे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन खुद करना। 171 वाला भी ऐसा ही है। आपको देखो, जब भी आपको देखे ना कि आपके ऑप्शंस ऐसे हैं, आपकी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी में नहीं है, ऐसे नंबर्स में, बड़े बड़े नंबर्स, तो आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन में n इंटू पी करना है। क्या करना है? n इंटू पी। वैसे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? हाँ, वही टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स हैं? एक काम करो, करके दिखाओ ना अभी। ए आएगा, वेरी गुड। मुझे पता है तुमने ऑप्शन देख करके बता दिया है। देख के मतलब कि एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, इसलिए। अरे 4 ऑप्शन टेढ़े मेढ़े होते हैं एग्जाम में, तो मारते ऐसे थोड़ी ना होता है। आओ एक बार कर लो, कर देंगे यार। The salary of workers in a factory is known to follow normal distribution with an average salary of 10,000. Average salary of 10,000. ठीक है जी। And the standard deviation of salary 2000. Standard deviation of salary is 2000. Okay जी। And 50 workers receive salary more than 14,000. 14,000 से ज़्यादा सैलरी कितने वर्कर्स को मिलती है? पहले तो 14,000 कहाँ आएगा? राइट साइड पर। 14,000 से ज़्यादा सैलरीज, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है कि इस एरिया में कितने वर्कर हैं? 50 वर्कर हैं। तो पहले बताओ यहाँ पर z की वैल्यू क्या होगी? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 2, और z2 0.4773 ये होता है, या 0.4772 क्या होता है? z2 की वैल्यू ये होती है ना, कर लो। 0.4772, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस एरिया में, ये एरिया, ये जो एरिया, ये कितना परसेंटेज है? 0.5 माइनस 0.4772 कितना आ गया? 0.0228। अब आप मुझे बताओ इस कर्व का 2.28% एरिया में 50 वर्कर्स हैं, तो टोटल कर्व में कितने वर्कर्स होंगे? अगर 0.0228 इतने एरिया में 50 वर्कर्स हैं, तो पूरा एरिया कितना होता है? 1। इसमें कितने वर्कर्स होंगे? कैसे निकालोगे? हाँ, तो 193। अरे कैसे कर दिया तुम लोगों ने? 0.0228 करो, आपने 0.228 कर दिया शायद। समझ आ गया? क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में नहीं होता। आपको अगर z वैल्यूज गिवन हो, ठीक है ना, अभी तो हमने खुद निकाली यहाँ पर, गिवन हो तो इतना कुछ करना नहीं होता इनमें। हाँ ऐसे दे सकते हैं, दे देते हैं।
समझ आ गया चैप्टर? आई होप आपको थोड़ा ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आधा घंटा लगेंगे, 1 घंटा। प्रोबेबिलिटी में जो आपका अभी टेस्ट होने वाला है उसकी बात कर रहे हो ना? अच्छा, उसमें थ्योरी वाला पार्ट भी होगा। जो पहले 2 चैप्टर बचे हैं ना, वो हो गया। कोई नहीं, जितना हो जाएगा उतना दे देना। अरे अब वो बच्चे भी तो दे रहे हैं जिन्हें पढ़ रखा है। चलो देखता हूँ, मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो आपके स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस एक छोटा सा पार्ट बचा है, इंटीग्रेशन वाले तरीके से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है वो, और कुछ ये वाले पॉइंट्स बचे हैं। हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स में अभी लगे ही नहीं, बताऊँ। अभी मेरे ख्याल से मेरी क्लास आपके साथ डेली होगी। हाँ, 10, 12, 15, 12-13 क्लास। स्टैट्स में भी आपके मेरे साथ लगेंगी 3-4 क्लासेस और 4 क्लास में स्टैट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं मैथ्स और एलआर थोड़ा जल्दी रिवाइज करूँगा, इतनी स्लो नहीं करूँगा। अभी तो मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है और रिवाइज भी कराना है। बट फिर मैथ्स में तो बहुत जल्दी करेंगे। मैथ्स में एक क्लास में रिवाइज करा दूँगा मैथ्स पूरा। ये सम अदर पॉइंट्स जो हैं ये अगली क्लास में करेंगे हम। हाँ, ले लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, प्यारे बच्चों, और इनसे बात करें।